नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिना डर के मेरे जीने का अधिकार मुझे वापस लौटा दीजिए, ये कहना है बिल्किस बानो का। एक हफ्ता गुजर चुका है उस बात को जबकि बिल्किस बानो के जो दोषी, उसके बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारे 11 लोगों को गुजरात सरकार की सिफारिश पर जेल से बाहर निकाल दिया गया। अब वो रिहा हो गए हैं। रिहा होने के अलावा बहुत इज्जतदार बन गए हैं। जगह जगह उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनके पैर छुए जा रहे हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। और इन स्वागत करने वाले लोगों में शुमार हैं महिलाएं भी। इनमें से जिस कमेटी ने ये सिफारिश की कि इन्हें रिहा किया जाए, उनमें से एक व्यक्ति ये कहते हुए पाया गया कि ये ब्राह्मण लोग हैं। इन दोषियों के बारे में कहा गया कि ये ब्राह्मण लोग हैं, अच्छे संस्कारों वाले, और जेल में भी उनका अच्छा संस्कार रहा। ये आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने सिफारिश की उनमें इस तरह की राय रखने वाले लोग भी हैं। आज बिल्किस बानो की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बिल्किस बानो का मामला ये नहीं है। ये मामला है 2002 के दर्जनों परिवारों का, उन सैकड़ों लोगों का जिनको कभी इंसाफ नहीं मिला। उन पूरे नाइंसाफ़ी के समंदर में कुछ कतरे जो इंसाफ के मिले थे, उसमें बिल्किस बानो का मामला था, जिसमें उसने इस हद तक इसको सुनिश्चित किया, लगातार सालों तक इस लड़ाई को लड़ने के बाद उसने ये सुनिश्चित किया कि तमाम लोग जेल गए। और अब एक तरह से वापस रिवर्सल हो गया है। उसी इंसाफ को नाइंसाफ़ी में तब्दील किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिल्किस बानो ने 15 साल में 20 घर बदले। यानी उसकी ज़िंदगी को जिस कदर जो असुरक्षा की भावना थी वो इस तरह थी। ये भी दोषी जो जेल में हैं, जेल में थे जब वो परोल पर लगातार बाहर आते रहे। और जाहिर है गवाहों की और जो पीड़िता थी उसके और उसके परिवार की सुरक्षा के साथ ये समझौता लगातार किया जाता रहा। और अब जबकि ये लोग बाहर हैं और तमाम तौर पे आदरणीय बन चुके हैं, मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, ऐसे में आप ये सोचिए कि बिल्किस कैसा महसूस कर रही होगी। और इसीलिए उसने कहा कि क्या न्याय का अंत भारत देश में एक महिला के लिए इस तरह से होने जा रहा है। इसमें हम आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जस्टिस गोविंद माथुर हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फैसला दिया गया, जिस कमेटी के ज़रिए गुजरात सरकार ने जो फैसला किया है, क्या ये कानूनी है या नहीं। क्योंकि कई जो कानून के बड़े जानकार हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसमें जो कानूनी बारीकियां हैं उनको फॉलो किया गया या नहीं, या कानून के नाम पर गैर कानूनी तरीके से फैसला दिया गया ताकि गुजरात चुनाव में बिल्किस बानो के केस को इस्तेमाल करके धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके। बहुत जल्द गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ये नहीं चाहती कि उसके हाथ से ये मौका निकल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से मामला जब ये अदालत में गया। पहले तो सबसे पहले शुरुआत में 2002 में जो वहाँ लोकल पुलिस थाना था जहाँ ये मुसीबत की मारी ये औरत जब ये पहुंची रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो लोकल थाने ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट के इंटरवेंशन के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की। ये मामला आगे बढ़ा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा क्योंकि बिल्किस बानो ने ये कहा था कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया और यहीं पर इस मामले की सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ और फैसला हुआ। तो इसके बाद 2008 में मुंबई की सेशन कोर्ट ने ये जो आरोपी थे उनको मान लिया कि ये दोषी हैं और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और साथ में हर्जाना भी देने के लिए कहा। 2017 में जो डिवीज़न बेंच थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने इस मामले को इसी तरीके से बरकरार रखा, अपहेल्ड किया इस कन्विक्शन को, और जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था। इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुजरात सरकार से ये कहा कि 50 लाख रुपए वो दे बिल्किस को, साथ साथ उसको एक सरकारी नौकरी और घर भी मिलना चाहिए। तो ये माना गया कि इस पूरे मामले में शायद जो नाइंसाफ़ी से जो पूरी कहानी शुरू हुई थी, कमोबेश जितना इंसाफ एक पीड़िता को मिल सकता था अदालत के ज़रिए उतना इंसाफ मिला।
तो अब ये जो देखा जाए, ये पूरा मामला जिस तरीके से ये जो 11 लोग हैं ये जेल से बाहर जो रिहा हो गए हैं, इसको लेकर कई तरह के तकनीकी सवाल बन रहे हैं। तकनीकी सवाल ये बन रहे हैं कि किस तरीके से, क्या जो गुजरात सरकार है, क्या वही उचित सरकार है जिसको फैसला देना था, या महाराष्ट्र को ये फैसला देना था, क्योंकि तमाम जो ट्रायल है इस पूरे मामले का और जो फैसला सुनाया गया वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट, क्या राज्य सरकार इन लोगों को रिहा कर सकती है जिनको अदालत ने दोषी पाया हो। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो पूरा ये रेमिशन की जो पॉलिसी जो फिलहाल गुजरात सरकार ने अपनाई है, क्या ये कानूनी मानी जाएगी। इस सब के अलावा बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार से रजामंदी लेनी ज़रूरी थी। इसके अलावा जो प्रिजाइडिंग जो जज है या जो कोर्ट है उसकी रजामंदी भी ज़रूरी थी। ये इस तरह के कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब हम जस्टिस माथुर से लेने की कोशिश करेंगे। जस्टिस माथुर, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो बिल्किस बानो है उसके दोषियों की रिहाई पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक इनके रिहाई का प्रश्न है तो इसका जो रेमिशन दिया गया है, तो मैं इससे पहले तो आपको ये बताऊं कि रेमिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो डेटरेंट थ्योरी ऑफ सेंटेंसिंग की जगह पर रिफॉर्मेशन के लेकर के है और रिफॉर्मिस्ट थ्योरी का ये पार्ट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर केस के अंदर रेमिशन दिया ही जाएगा। बिल्किस बानो का एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक बिल्कुल टीन एज लेडी के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और उसके बाद में उसके साथ साथ मर्डर्स भी हुए। इस स्थिति के अंदर जो भी कमेटी थी या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी उसको ये सोचना चाहिए था कि इसका क्या इम्पैक्ट है, टोटल सोसाइटी में इसका क्या मैसेज जाएगा और इसका नेचर, इस ऑफेंस का नेचर क्या है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसके अंदर इस स्टेज पे रेमिशन दिया जाना, उनको रिहा किया जाना, एक सोसाइटी के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा। इसका एक मैसेज यही है कि अगर आपने कुछ भी ऑफेंस किया है, कुछ भी क्राइम कमिट किया है, लेकिन आप किसी विशेष संगठन से अगर अपना एफिलिएशन रखते हैं या आपने जो आपका जो मंतव्य था वह किसी विशेष समुदाय या संप्रदाय को किसी प्रकार का आघात पहुंचाना था, तो आपको रिहाई मिल सकती है। और मेरा यह मानना है कि यह पूरी तरह से अनुचित है। अगर आप विशेष विचारधारा से आपका संबंध है और अगर उस विचारधारा राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है, आघात पहुंच सकता है उस समुदाय को जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के निशाने पर है, तो आपको माफ़ी मिल सकती है। आपने सबसे पहले शुरुआत ये की कि इस पूरी रेमिशन पॉलिसी जो कि कानून के तहत ही आती है, उसका मकसद ये है कि एक व्यक्ति को, उस दोषी को दंड के बजाय उसमें सुधार की संभावनाएं तलाश करना। और ये वो लोग जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जहां उसके परिवार के साथ सदस्य में भी कई लोगों के साथ बलात्कार और हत्याएं भी की उन लोगों की। इसके अलावा 3 साल की मासूम बच्ची को गोद से छीनकर दीवार से दे के मारा और उसकी मौत हो गई। और फिर किस तरह से जो शैतानियत की बिल्किस बानो के साथ। मैं इससे पहले कि जानने की कोशिश करूं कि किस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो इसका सामाजिक संदेश है वो क्या है, क्योंकि कानून अपने आप में कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। ये कहा जाता है कि कानून की देवी अंधी होती है, लेकिन उसके बावजूद समाज तो कम से कम उसको दिखता होगा। मैं आपसे कुछ तकनीकी सवाल पूछ लेती हूँ। उनमें कुछ तकनीकी सवालों में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या गुजरात जो सरकार है जिसने इस फैसले को अंजाम दिया है, क्या वही सही सरकार है, क्या वही उचित सरकार है जिसको ये फैसला लेना था? चूँकि जो क्राइम का जो सीन था जहाँ ये घटना पेश आई इस जुर्म की, वो गुजरात था। पहला सवाल आपसे मेरा ये है। देखिए, जहां तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, मेरी जानकारी यह है कि यह इशू सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया कि उसमें 2 इश्यूज तय कर दिए कि एक तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सक्षम सरकार गुजरात सरकार होगी और एक जो 1992 की रेमिशन पॉलिसी है वो अप्लाई करेगी। इसलिए जहां तक गुजरात सरकार का और गुजरात की सक्षम सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन का सवाल है, वो लगता है कि वह उचित है, वह सरकार इसके लिए कॉम्पिटेंट थी। जस्टिस गोविंद माथुर, लेकिन कई बड़े वकील, मैं आपकी राय का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कई बड़े वकील इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून की बारीकियों को सुप्रीम कोर्ट ने बिना समझते हुए गुजरात को ये सौंप दिया, गुजरात सरकार को। रेबेका जॉन का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भूल हुई है। देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस सिलसिले में मानता हूं कि वो आदेश
अब एक फाइनल आदेश है, अब उसके अंदर ये कहा जाना कि कोई भूल हुई है या नहीं हुई है, उसका कोई औचित्य नहीं होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, वो मान्य है और वह आज की तारीख में वो अपनी फाइनलिटी एक्वायर कर चुका है। इसलिए अब इसके ऊपर इस बहस में जाना कि यह एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी या नहीं थी, उससे बेहतर ये होगा कि हम ये देखें कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इसमें एक और जो पक्ष है, एक और जो जो बारीकी है, वो ये कि केंद्र सरकार की रजामंदी ज़रूरी है इस मामले में। तो केंद्र सरकार के पास तक तो ये मामला पहुंचा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि केंद्र का खुद का अपना जो डायरेक्टिव है, जो अभी जुलाई का है, वो ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया या फिर वो लोग जो उम्र कैदी हैं, उनको ये रेमिशन की छूट नहीं दी जा सकती, ये पॉलिसी उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन फिर भी उन्हीं उसी पार्टी यानी कि केंद्र में और गुजरात में दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, अलग अलग भी पार्टियां होती तब भी ये बात वहीं रहती जहां है। तो क्या जो केंद्र से रजामंदी वाली बात है और दूसरे केंद्र की खुद की अपनी गाइडलाइंस? देखिए, जहां तक केंद्र की रजामंदी का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर केंद्र की रजामंदी आवश्यक थी, वह होनी चाहिए थी। जहां तक इसकी पॉलिसी का सवाल है, ये 2000 जुलाई 2022 की या 2014 की पॉलिसी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि 1992 की पॉलिसी जिस वक्त क्राइम हुआ था उस वक्त वो करेंसी में थी। और लेकिन उसकी करेंसी में होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर ये अवश्य था कि रेप एक रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंदर वो क्राइम नहीं था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई किसी केस की उसकी इंटेंसिटी को, उसकी ग्रेविटी को देखा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 2014 की पॉलिसी नहीं होती, तो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो भी इसको देखने वाली होती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो, उनको यह देखना आवश्यक था कि अल्टीमेटली यह इस ऑफेंस की, इस क्राइम की ग्रेविटी क्या है, इसका सोसाइटी में मैसेज किया जाएगा और क्या ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर लोगों को रेमिशन एक्सटेंड किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर इन इश्यूज को, जो इंग्रेडिएंट्स रेमिशन दिए जाने के लिए, कंसिडरेशन के लिए होते हैं, वो अगर सबको एक कलेक्टिवली, उनको क्यूमुलेटिवली अगर एग्जामिन किया जाए, तो ये केस मेरी राय के अंदर रेमिशन के लिए नहीं बनता है, क्योंकि इसके फैक्ट्स जो आपने बताए वो बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट्स है, गंभीर फैक्ट्स है। नॉर्मल कोर्स के अंदर, इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर रेमिशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं होती। आप कह रहे हैं आपकी राय में ये केस रेमिशन के लिए यानी छूट के लिए, कानूनी छूट के लिए फिट नहीं है, ये केस मिसफिट है, आप ये कह रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि क्या इसमें एक जो बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वो जज जिन्होंने इस पर फैसला किया, जो प्रिजाइडिंग जज थे, क्या उनकी राय लेना भी ज़रूरी है? और साथ साथ मैं ये जोड़ देना चाहती हूँ, जो विक्टिम थी, मैं नहीं जानती कि किसी कानून की परिधि में ये बात आती है या नहीं, लेकिन बिल्किस ने जो कहा वो मैं दोबारा यहाँ पर कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि कम से कम किसी ने मुझसे तो पूछा होता मैं कैसी हूँ, मेरे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। वो मेरे दोषी थे, अपराध मेरे खिलाफ हुआ था। मैं आपसे दोनों सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या बिल्किस से पूछना चाहिए था, क्या जो प्रिजाइडिंग जज थे उनसे पूछे जाना ज़रूरी था? देखिए, जहां तक पहला सवाल ये है कि प्रिसाइडिंग जज, तो मैं आपको ये बताऊं कि सेक्शन 432 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रिसाइडिंग जज नहीं, प्रिसाइडिंग कोर्ट वर्ड यूज किया गया है। इसलिए जो भी जिस कोर्ट ने कन्विक्शन रिकॉर्ड किया है, उसके प्रिसाइडिंग जज से ओपिनियन ली जानी चाहिए थी, और वो जो ओपिनियन है उसका बहुत महत्व होता है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और अगर उन्होंने इसके अंदर किसी तरह की ओपिनियन ली गई है और उन्होंने कंसेंट दी है, तो मेरा मानना है कि उनके कंसेंट दिए जाने के रीजंस डिस्क्लोज किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कोर्ट के सामने क्या मटेरियल था और उन्होंने सारा इशू किस तरह कंसीडर किया। और अगर प्रिसाइडिंग कोर्ट जिसने की कन्विक्शन रिकॉर्ड किया है उसकी ओपिनियन नहीं ली गई है, तो मेरा मानना है कि ये सारी एक्सरसाइज इलीगल है और इसके अंदर रेमिशन नहीं दिया जा सकता था। एक बात और है कि आप जब रेमिशन दे रहे हैं या रेमिशन के लिए मना कर रहे हैं, तो दोनों के लिए रीजंस रिकॉर्ड किया जाना बहुत जरूरी है। गुजरात में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या रीजंस रिकॉर्ड किए,
किस तरह उन्होंने कोर्ट कंसर्न के रीजंस को कंसीडर किया, उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, जो भी, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कोर्ट ने क्या ओपिनियन दी। वो सारी चीजें सरफेस पे लानी चाहिए, वो चीजें बतानी चाहिए, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि किस तरह से हमारे यहाँ रेमिशन की पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है। जहां तक बिल्किस बानो जी से बात करने का सवाल था, लॉ के अंदर रिक्वायरमेंट वो एक दूसरी तरह से है। वो इसके अंदर पार्टी रेमिशन के कंसिडरेशन में डायरेक्ट पार्टी इस तरह नहीं होती कि उनको कोई नोटिस दिया जाता, लेकिन हाँ, इसके लिए ये जो भी कमेटी थी उसकी यह दायित्व था, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को पूरी तरह से पता करती कि क्या बिल्किस, उनके परिवार, उनके संबंधियों और उनके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों को, उनकी सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है, किसी तरह का कोई अंदेशा तो नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये सब कमेटी को अपने स्तर पे अपनी एजेंसीज के थ्रू पता करना चाहिए था। अगर ये नहीं किया गया है तो ये सीरियस लैप्स है, और अगर किया गया है ये पता, तो वो किस तरह से किया गया, ये मेरे को लगता है कि ये डिस्क्लोज करना, ये बताया जाना जरूरी है, क्योंकि रीजन ही वो चीज होती है जिससे कि एक ऑब्जेक्टिविटी ट्रेवल करती है। अगर कोई रीजंस नहीं है या रीजंस प्रॉपरली कंसिडर नहीं किए हैं, तो ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, ये सेलेक्टिव होगी, मैलिशियस होगी। बहुत महत्वपूर्ण दो बिंदु आपने यहाँ पर रखे हैं। पहला बिंदु ये कि जो प्रिसाइडिंग जो जो कोर्ट है, जज न सही, जो कोर्ट है उससे रजामंदी ली गई या नहीं, उनका अप्रूवल लिया गया नहीं, उन्होंने किन आधार पर ये अप्रूवल दिया, ये ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है ये जो आदेश पास हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि सीधे पार्टी ना होने के बावजूद भी बिल्किस बानो की सुरक्षा और इन लोगों के बाहर आने से उसकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इसको, इस कमेटी को ध्यान में रखना ज़रूरी था। यहाँ मैं दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये इतने असरदार लोग थे, ये 11 लोग, कि लगातार पिछले 15 सालों में इनको बार बार परोल मिलती रही, जिनमें जेल से बाहर ये आते रहे, और लगातार गवाहों ने ये कहा इस मुद्दे पर कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, वो थ्रेटेंड महसूस करते हैं। उसके बावजूद भी ये खुले में घूमते रहे, अक्सर इनको परोल मिलती रही। जैसा अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो ये कमेटी बिठाई गई, जो कलेक्टर साहब ने कमेटी बिठाई, गोधरा के कलेक्टर, उन्होंने जिन लोगों को रखा उनमें आधे सदस्य, यानी कम से कम 4 सदस्य सीधे तौर पर भाजपा से संबंधित हैं। क्या कमेटी को लेके कोई गाइडलाइन नहीं है? क्या वो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो उचित सरकार है, अगर मान लेते हैं कि गुजरात सरकार उचित है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस पर कोई औचित्य नहीं है इस पर बहस करने का, तो क्या वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपने ही नेताओं को उसमें रख सकती है? और उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसकी गवाही को गोधरा के मामले में, जो गोधरा ट्रेन वाला मामला था, उसके मामले में झूठा पाया गया, उस झूठे व्यक्ति को भी इस कमेटी में रखा गया। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ इन पॉलिसीज में इन सब के अंदर एक ऐसी पोजीशन है कि हमें सोशल एक्टिविस्ट, एक ऐसी ब्रॉड टर्म है कि जो कोई जहां जुड़ा है उनको बना लिया जाता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इन कमिटीज में नॉर्मली बहुत इफेक्टिव लोगों को नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस नहीं रहते हैं, ये पॉलिटिकल इंक्लूजन्स होते हैं, और ये हर जगह पर ये स्थिति रही है। और शायद ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि इन इम्पोर्टेंट कमिटीज के अंदर बहुत ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन के साथ समझदार लोगों का इंक्लूजन हो, वह अल्टीमेटली सोसाइटी के इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इस सारे मैटर के अंदर कंसिडरेशन हुआ, और उसके बाद में हमें खुद को भी शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि उन लोगों का जेल से रिहाई के ऊपर स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया गया, उनको मिठाई खिलाई गई। मुझे समझ में नहीं आता है कि समाज के सोच का स्तर, इसका पतन कहाँ जाकर रुकेगा, यह समझना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आज की स्थिति के अंदर शायद हम निरंतर पतन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और ये देखिए, हैरानी की बात यह है, और मैं कहूँगी साफ साफ दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि किस तरीके से उसमें महिलाएं शामिल थीं। वो लोग जो स्वागत कर रहे थे इन लोगों का, जो मालाएं पहना रहे थे, जो मिठाई खिला रहे थे, पैर छू रहे थे, फिर से वो आदरणीय लोग, व्यक्ति बन जाएंगे, समाज में वापस चले गए हैं। उसी समाज में, उसी ज़िले में, उसी गांव में
बिल्किस भी रहेगी जहां उसके बलात्कारी रहेंगे और आमने सामना उनका होगा, उसकी सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा खतरा है, और साथ ही उसकी जो जो साइकोलॉजिकल जो जो ट्रॉमा है, जो मनोवैज्ञानिक जिस दुख से, दर्द से बिल्किस गुजर रही होगी, क्या कानून को इस पर ध्यान देना चाहिए था? क्या ये इस पर हम ये कहेंगे कि ये तो चूंकि बार बार जो लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, गुजरात सरकार ने फैसला सुना दिया, इसमें आप कहते रहिए, अब आप अलापते रहिए। देखिए, ऐसा ये इतना आसान नहीं हो सकता। रेमिशन के लिए इसको क्या इन्होंने किस तरह कंसीडर किया, नहीं किया, ये सारी चीजें डिस्क्लोज की जानी चाहिए। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट बात करें तो ये शायद लोकस स्टेंडाई बिल्किस बानो जी का है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करें, लेकिन अब ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसका कि बहुत व्यापक रूप से सोसाइटी पर फर्क पड़ रहा है, समाज पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि समाज के अगुवाओं को भी इसके लिए कुछ अपनी ओर से कदम बढ़ाने चाहिए, सरकार से प्रश्न करना चाहिए, और अगर सरकार के पर अगर कोई किसी प्रकार का उचित कोई प्रत्युत्तर, कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिलता है, तो हमें न्यायालय के अंदर भी इस बात के लिए जाना चाहिए कि क्या रेमिशंस के लिए वैलिड रीजंस अवेलेबल थे, और इसको जुडिशियल रिव्यू इसका होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और एक बार फिर से उस बदनसीब जो बिल्किस बानो है, गुजरात की गांव की वो औरत जिसने सब कुछ ये बदतरीन चीज़ें 20 साल पहले सही 20 साल बाद फिर से वो अदालत के चक्कर लगाए। जस्टिस माथुर उसने कहा कि क्या इस देश में एक औरत के साथ इंसाफ की कहानी का यही अंत होगा? ये बात उसने कही। उसने कहा कि वो अपने ट्रॉमा के साथ, उस दुख दर्द के साथ, उस मुसीबत के साथ जीना एक तरह से सीख गई थी। उसे लग रहा था कि न्याय उसके साथ हो गया है, और अब ये लग रहा है, आप ही कह रहे हैं कि फिर से बिल्किस को ही चैलेंज करना होगा, क्योंकि इस मामले में सीधे वही विक्टिम है। मैं आपसे इसमें और भी कई पहलू समझना चाहती हूँ, वो ये कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो कानूनी बारीकियाँ हैं, वो शायद सेंटिमेंट्स को नहीं समझती, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको निर्भया का मामला याद दिलाना चाहती हूँ। करीब 10 साल पहले की ही ये बात है, जब निर्भया के मामले में जो नारीवादी आंदोलन हुआ और लोग सड़कों पर उतरे, जिसमें महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद थीं। उस सेंटिमेंट को समझते हुए कानून बदला गया, और उसके बाद फिर उसके निर्भया के बलात्कारियों को फांसी की सजा भी हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि बिल्किस बानो को ही कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने कहा कि यह सामान्यतः लोकस स्टैंडाई उनका है, उनको जाने का होता है, लेकिन समाज के अगुआ, सोसाइटी के फोरफ्रंट पे जो लोग बाग है, चीजों को जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इंडिविजुअल की ह्यूमन अफेयर्स को समझते हैं, वो लोग भी आगे जा सकते हैं। उनका भी एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उनका भी लोकस स्टैंडाई। अब जो आप इसमें पूछ रहे हैं कि निर्भया केस के अंदर डेथ सेंटेंस हुआ, कैपिटल पनिशमेंट, उनको कैपिटल सेंटेंस दिया गया। मेरे को जहां तक इस केस की जानकारी है, इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद में इसके अंदर आगे अपील हुई, और बॉम्बे हाई कोर्ट से शायद सीबीआई की वो अपील जिसके अंदर की सेंटेंस को एनहेंस करने की प्रेयर की गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैपिटल पनिशमेंट करने के लिए की गई थी, वो हाई कोर्ट से खारिज हुई थी, और फिर शायद उसकी सुप्रीम कोर्ट से उसके आगे की जो पिटीशन थी वो भी रिजेक्ट हुई। इसलिए वो जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन हाँ, आज जहां तक रेमिशन का सवाल है, ये पूरी तरह से अनुचित है पूरी, और इसके लिए मुझे, मेरे जैसे एक व्यक्ति को ये नहीं लगता कि एडिक्वेट रीजंस इस बात के थे कि इसमें रेमिशन अभी तत्काल इसके अंदर रेमिशन एक्सटेंड किया जाता। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जिस सोशल मैसेज का, जिस बात से आपने शुरुआत की थी अपने जवाब की, मैं उसे समझना चाहती हूँ कि गुजरात का जो पूरा वो जो पीड़ित समुदाय है, मैं सिर्फ एक जिक्र इसमें जाहिर है, जो खासकर मैं कहना चाहती हूँ वो तो बिल्किस के परिवार के बारे में, बिल्किस के खुद के बारे में, लेकिन इसके अलावा जो पूरा पीड़ित समुदाय है, जो खासकर वहाँ पर जो 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित समुदाय था, जो नंबर्स थे, उसमें मुस्लिम समुदाय था। आपको लगता है कि उनकी नज़र में, क्योंकि एक तरह से बिल्किस का केस एक सिंबल भी बन गया, मतलब पूरी नाइंसाफ़ी के इस पूरे पूरे समंदर में एक तरह से इंसाफ के कुछ कतरे देखने को मिले, जब सुप्रीम कोर्ट ने खासकर ये कहा कि उसको हर्जाना भी मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए, घर भी मिलना चाहिए।
तो उस सब के बाद ये माना गया कि इंसाफ शायद कुछ तरीके से मिला है। मैं इसका सोशल मैसेज आपसे समझना चाहती हूँ, खासकर पूरे पूरे जो पीड़ित समुदाय है उसकी नज़र से। देखिए, जहाँ तक इसका मैसेज का सवाल है, मैं इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर बात करना चाहूँगा कि पहले जो कोर्ट ने 2019 के अंदर इनको एक कंपनसेशन 50 लाख का दिलवाया और सरकार ने नौकरी के लिए भी डायरेक्शन दिए। जहाँ तक जो मेरे को थोड़े बहुत फैक्ट्स की जानकारी, शायद उन्होंने सरकारी नौकरी लेना बिल्किस बानो जी ने उचित नहीं समझा। उनकी अपनी इसकी कुछ वजह रही होंगी और निश्चित रूप से अ, उन वजहों को भी हमें समझना चाहिए कि वो सरकारी नौकरी में क्यों उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। जहां तक उस समुदाय का सवाल है, मैं सोचता हूं कि उनकी जो मोह भंग है वो एग्जीक्यूटिव से है और वो होने के अंदर उसके पूरे कारण भी है, लेकिन न्यायपालिका से मोह भंग होने का मुझे नहीं लगता कि कोई कारण अभी इस स्थिति के अंदर है, क्योंकि अभी भी इस सारे मैटर को जुडिशरी ने टच नहीं किया है। रेमिशन का क्वेश्चन पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया है और इसको आगे चैलेंज किया जा सकता है, ये ओपन है और कोर्ट इसको एग्जामिन कर सकती है। और मेरा इसीलिए कहना है कि हमारी जुडिशरी इस बात के लिए सक्षम है और जुडिशरी पे अभी किसी प्रकार का ऐसा दबाव नहीं है कि, और ना ही इस प्रकार के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में न्यायपालिका पे कोई दबाव इस बात का लाया जा सकता है कि किसी को उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे संदेह हो। आप निश्चित रूप से एग्जीक्यूटिव की स्थिति काफी दयनीय भी है और संकटपूर्ण भी है। ऐसी की स्थिति के अंदर उससे मोह भंग होना स्वाभाविक है, लेकिन न्यायपालिका पे मेरे को लगता है कि भरोसा करना चाहिए। अभी काफी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पूरी तरह से क्लोज्ड चैप्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस माथुर, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों को बिल्कुल शीशे की तरह आपने साफ कर दिया। बिंदुवार तरीके से आपने सारी बातें हमारे दर्शकों को समझाई और यही शायद हमारा काम भी है कि हम दर्शकों तक सूचना पहुंचाएं जिसके आधार पर वो अपनी राय बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।